हेलो बच्चों, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 3 बल और दाब में उत्प्लावक बल और आर्किमिडीज के सिद्धांत इसकी चर्चा करेंगे। उत्प्लावक बल क्या होता है, इसे समझने के लिए आइए देखते हैं ये प्रयोग। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेते हैं और उसका ढक्कन कसकर बंद कर देते हैं। अब इस बोतल को पानी में डालते हैं। क्या होता है, यह पानी पर तैरती है। बोतल को नीचे पानी में ढकेलते हैं। क्या वो नीचे जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ढकेलने पर भी बोतल पानी के ऊपर आकर तैरती है। अब एक प्लास्टिक की खोखली गेंद लेते हैं, उसे भी इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब प्लास्टिक की बोतल को पानी से पूरी तरह भर लेते हैं और कसकर बंद करते हैं। अब इसे पानी में डालते हैं। अब क्या हो रहा है? क्या अब भी बोतल पानी के ऊपर तैर रही है? नहीं, ये तो पानी के अंदर तैर रही है। ऐसा क्यों होता है? प्लास्टिक की खाली बोतल और गेंद पानी के पृष्ठभाग पर तैरती है, जबकि पानी से पूरी भरी हुई बोतल पानी के अंदर तैरती है। वह पूर्णतः डूबती नहीं। ऐसा क्यों? अंदर के पानी का जो द्रव्यमान है, उसकी अपेक्षा खाली बोतल का द्रव्यमान नगण्य होता है। इसलिए ऐसी बोतल पूरी तरह से नहीं डूबती और ऊपर भी नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि पानी से भरी बोतल पर नीचे की दिशा में प्रयुक्त गुरुत्वीय बल ऊपर की दिशा में प्रयुक्त बल के द्वारा संतुलित हो जाता है। ये बल कहाँ से आता है? ये बल बोतल के आसपास के पानी के द्वारा निर्मित होता है। पानी में या किसी भी अन्य द्रव में अथवा गैस में होने वाली वस्तु पर ये जो ऊपर की दिशा में बल लग रहा है, इसे कहते हैं उत्प्लावक बल। तो बच्चों, उत्प्लावक बल की परिभाषा है पानी में अथवा अन्य द्रव में अथवा गैस में होने वाली वस्तु पर ऊपर की दिशा में प्रयुक्त होने वाले बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुएं से पानी निकालते समय डोरी से बांधी गई बाल्टी जब पानी में डूबी हुई होती है तो वो हल्की महसूस होती है। इसकी अपेक्षा वह पानी से बाहर निकालते समय भारी क्यों लगती है? जब कुएं से पानी निकालते समय डोरी से बांधी गई बाल्टी कुएं में पानी में पूर्णतः डूबी होती है, पूरी तरह डूबी होती है, तो उस पर उत्प्लावक बल लगता है। जबकि वह पानी के बाहर जब निकालने लगते हैं तो उसके ऊपर यह उत्प्लावक बल नहीं लगता, इसलिए वह भारी मालूम होती है। दूसरा कारण यह है कि पानी का घनत्व हवा के घनत्व की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए पानी से भरी हुई बाल्टी जब पानी में होती है तो उस पर क्रियाशील उत्प्लावक बल पानी में से बाहर आने पर अर्थात हवा में आने पर क्रियात्मक उत्प्लावक बल की अपेक्षा अधिक होता है। इसलिए पानी से भरी हुई बाल्टी हल्की महसूस होती है, जबकि पानी से बाहर निकालते समय वह भारी लगती है। इसी प्रकार से जब एल्युमिनियम के पतरे को पानी में डुबाते हैं तो वो पानी में डूब जाता है, लेकिन उसी पतरे को मोड़कर अगर छोटी सी नाव बनाकर पानी में डालते हैं तो वो तैरती है। लोहे की कील पानी में डूबती है, परंतु स्टील का बड़ा सा जहाज पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि द्रव में डुबाए गए वस्तु पर
उत्प्लावक बल जब प्रयुक्त होता है तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी होने का आभास होता है। तो मीठे पानी के तालाब में तैरने की अपेक्षा समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों होता है? इसका कारण यह है कि समुद्र के पानी का घनत्व मीठे पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि समुद्र के पानी में लवण मिले हुए होते हैं। आइए एक प्रयोग देखते हैं। अगर सादे पानी में नींबू डालते हैं तो नींबू डूब जाता है, लेकिन उसी पानी में अगर 2 चम्मच नमक मिला देते हैं और फिर से नींबू उसमें डालते हैं तो नमक मिले हुए पानी में नींबू तैरता है। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व नमक मिलाने से बढ़ गया। तो यहाँ उत्प्लावक बल किन किन बातों पर निर्भर करता है? उत्प्लावक बल निम्न बातों पर निर्भर होता है। पहला, वस्तु का आयतन। द्रव में डूबे हुए वस्तु का आयतन अगर अधिक होगा तो उत्प्लावक बल अधिक होता है। दूसरा, द्रव का घनत्व। जितना अधिक घनत्व होगा उत्प्लावक बल उतना ही अधिक होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक ग्रीक वैज्ञानिक थे और बहुत ही तेज बुद्धिमत्ता वाले गणितज्ञ थे। पाई का ज्ञान उन्होंने गणितीय क्रिया द्वारा प्राप्त किया था। भौतिक विज्ञान में घिरनी, कपियाँ, पहिए, इन संबंधों में उनका ज्ञान ग्रीक रोमन सैनिकों के साथ युद्ध करने के समय उपयोगी हुआ। भूमिति और अभियांत्रिकी में भी उनका अमूल्य कार्य था। एक बार बाथटब में स्नान करने के लिए उतरने पर बाहर गिरने वाले पानी को देखकर उन्होंने इस सिद्धांत की खोज की और यूरेका यानी कि मुझे मिल गया ऐसा चिल्लाते हुए उसी अवस्था में रास्ते पर दौड़ पड़े। आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझने के लिए आइए ये प्रयोग करते हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक बड़ा सा रबर बैंड लेकर उसे एक बिंदु पर काट देते हैं और एक सिरे पर एक छोटा सा पत्थर अर्थात 50 ग्राम का बाट बांधते हैं। अब रबर बैंड का दूसरा सिरा उंगलियों से पकड़कर वहाँ पेन से चिन्हांकित करते हैं। पत्थर को हवा में लटकते हुए उपर्युक्त चिन्ह से लटकते हुए पत्थर की लंबाई मापते हैं। अब एक पात्र में पानी भरकर उसमें पत्थर डूबेगा ऐसी ऊंचाई तक उसे पकड़ते हैं। अब फिर से रबर की लंबाई मापते हैं। क्या देखते हैं? यह लंबाई पहले की अपेक्षा कम है। पानी में पत्थर डुबाने पर तने हुए रबर की लंबाई धीरे धीरे कम होते जाती है और पत्थर पानी में पूर्णतः डूबने पर लंबाई सबसे अधिक कम होती है। लंबाई के कम होने का कारण क्या है? जब पानी में पत्थर को डुबाया जाता है तो उसके ऊपर की दिशा में उत्प्लावक बल कार्य करता है। ये देखिए, उत्प्लावक बल कार्य कर रहा है। पत्थर का भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होता है, जिसके कारण नीचे की दिशा में प्रयुक्त किया हुआ कुल बल कम होता है। इस उत्प्लावक बल का परिणाम कितना होता है? वह किसी भी द्रव के लिए समान होता है क्या? सभी वस्तुओं पर उत्प्लावक बल क्या समान परिणाम का होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आर्किमिडीज के सिद्धांत में ही अंतर्भूत होते हैं। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या है? यदि कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में आंशिक अथवा पूर्णतः डुबाने पर उस पर ऊपर की दिशा में बल प्रयुक्त होता है और वह बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के क्या उपयोग हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जहाज, पनडुब्बियों
इनकी रचनाओं में किया जाता है। इसके अलावा दुग्ध मापी और आर्द्रता मापी ये उपकरण भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं।